हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। माय नेम इज़ शिवानी पचौरी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल से मैंने आपको यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया है और जिसमें मैंने आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोली थी मैंने? क्योंकि जो सेल होती है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और उसी की वजह से साइटोप्लाज्म में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, इसलिए वो फंक्शंस भी करती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसी की वजह से इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज मैं आपको सेल थ्योरी के बारे में बताऊंगी। मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको सेल स्ट्रक्चर बताऊंगी। सेल स्ट्रक्चर मतलब कि सेल के कंपोनेंट क्या क्या हैं, लेकिन आज मैं आपको वो क्लियर ना करा के पहले इसके कुछ और टर्म्स क्लियर करा दे रही हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी होते हैं हाफ ईयरली, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर आप कोई और एग्ज़ाम भी देते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही होंगे वो, तो उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो नाउ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज़ गिवन बाई स्किल्डन एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे। जो स्किल्डन थे वो एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो बॉटनी के फील्ड में वर्क करते हैं। बॉटनी यानी कि प्लांट्स के बारे में जो सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको बोलते हैं हम बॉटनिस्ट। एंड स्वान, स्वान इज़ अ जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल फील्ड में वर्क करते हैं, जो एनिमल के बारे में रिसर्च करते हैं, उनको बोलते हैं हम जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने सेल थ्योरी के बारे में दिया और 1838 टू 1839, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने जो आपकी सेल थ्योरी स्किल्डन एंड स्वान ने दी थी, उसी को आगे एक्सपेंड किया था। उन्होंने बोला सेल थ्योरी जो होती है वो सेल जो होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो मतलब कि सेल पहले से फॉर्म है उससे ही बनती है। कैसे? रुडोल्फ विर्चो एक्सपेंड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को इन्होंने एक्सपेंड किया। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो पहले से है तभी तुम्हारा नई ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरह इन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं उनका जो अराइजन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल पहले से होंगी उन्हीं से होगी। कैसे हो सकता है ऐसा? या तो उनका डिवीज़न हो सेल का, तब पॉसिबल है, और उसके बाद उनका ग्रोथ हो जाए तो सेल डिवीज़न होके सेल ग्रोथ होगी और न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए एक टर्म वर्ड यूज़ की गई है, एक मतलब वर्ड दिया गया है ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया। अगर आप आगे चल के 11th में बायो लेते हैं तब आपको इसके बारे में पता चलेगा कि लाइन इम्पोर्टेंट कितनी है। और इसका मतलब भी यही होता है जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल पहले से एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं से आपकी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब इसके बाद पुरकिंजे भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। अब यूनिसेलुलर, एक होता है आपका यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ अपनी एक ही सेल से सारे फंक्शंस करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होती हैं या फिर कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सेल्स हैं वो ही वर्क करती हैं। सेल्स के हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद हमारे ऑर्गन बनते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सिंगल वन, मतलब सिर्फ एक ही सेल होती है जो लाइफ के सारे वर्क या फिर बॉडी के सारे वर्क या फंक्शंस करती है। यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास। अभी आप इन तीनों के वर्ड्स ही याद रखिए, आगे चल के आपको पता चलेगा क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया जो आपने सुना होगा, अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये क्या है? यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है ये अपनी बॉडी के सारे ही फंक्शन, सारी ही एक्टिविटीज सिंगल या फिर सिर्फ एक ही सेल से करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन में लेते हैं, हमारी बॉडी में सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, या आप हार्ट ले लो, किडनी ले लो, लिवर ले लो, इंटेस्टाइन, मतलब कुछ भी ले लो, सबके अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, क्योंकि वो अलग अलग टिश्यूज से फॉर्म हुए हैं।
लेकिन जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास सिर्फ एक सेल होती है, उसी से वो अपने सारे फंक्शंस करते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका वायरस। और पहले यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर बताती हूँ। मल्टी सेलुलर में आप ले सकते हैं ऑर्गन, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर समथिंग्स ऑल्सो। जैसे कि मल्टी सेलुलर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम ह्यूमन हैं। ह्यूमन में अगर हमारे सारे ऑर्गन्स अलग हैं, हर फंक्शन अलग अलग ऑर्गन करता है। जैसे अगर ब्रीथ करेंगे तो अलग होगा, डाइजेशन होगा तो अलग होगा, इस तरह से अलग अलग फंक्शन होता है हर एक अलग ऑर्गन का। और वो क्या है, अलग अलग टिश्यूज से फॉर्म हुए हैं, और टिश्यूज सेल से ही, सेल के ग्रुप से फॉर्म होती हैं। अब इसके बाद आता है आपका वायरस। वायरस मैंने अलग से क्यों लिखा है? वायरस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है। ये इन दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन बोलेंगे। जो ना, इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं यूनिसेलुलर से मैच करते हैं और कुछ कैरेक्टर इसके मल्टी सेलुलर से मैच करते हैं, इसलिए हम इसको अलग लिखते हैं और इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, किसके? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच की। सो वायरस आर ए सेलुलर। वायरस ए सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है। ये टर्म याद रखना है, ए सेलुलर, ये एक सेल के हैं लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है। लाई ऑन द बॉर्डर लाइन, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन है। अब इसके बाद आता है सेपरेटिंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मैंने आपको बताया, लिविंग और नॉन लिविंग, ना तो लिविंग में आएंगे कम्प्लीटली और ना ही नॉन लिविंग में आएंगे, तो उन दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन है, उन दोनों को सेपरेट रखते हैं, अलग थिंग है। अब इसके बाद आता है शेप ऑफ सेल। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गन बनेंगे तो ऑर्गन अलग अलग टिश्यू से बनेंगे और टिश्यू सेल से बनेंगी। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हमारा कोई हार्ट है, हार्ट में हमारे अलग तरह की सेल्स के फॉर्मेशन से, अलग तरह के टिश्यूज़ के फॉर्मेशन से हार्ट बनता है। लिवर हमारा अलग तरह के सेल्स के फॉर्मेशन से बनेगा, तो उन सब का साइज भी अलग होगा, उन सब की शेप भी अलग होगी। उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनका साइज एंड शेप वेरिएबल होती है। कैसे? शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल, सेल की शेप है क्या? अभी मैंने आपको एक कॉमन चीज़ बताई थी, सेल क्या है? स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सो नाउ शेप ऑफ सेल, शेप क्या है? अगर कुछ सेल होंगी जो स्फेरिकल होंगी, कुछ ऐसी होंगी, कुछ इलोंगेटेड होंगी, कुछ क्यूबिकल होंगी, मतलब कोई भी शेप हो सकती है सेल की, ठीक है? वो डिपेंड करेगी उनके फंक्शंस पर। सो पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल सेल कहाँ होती है? लिवर सेल्स में। जो लिवर सेल होती है, लिवर जो ऑर्गन है उसकी जो सेल्स होंगी वो पॉलीगोनल शेप की होंगी। इसके बाद आता है आपका एग। एग यानी कि ऐसा एक ह्यूमन में ओवा होता है, या एनिमल्स में जो ओवा होता है उनका जो एग होता है वो जनरली स्फेरिकल इन शेप होता है। ओके, इसके बाद होता है स्टीलेट। स्टीलेट किस में होती है? बोन में, हड्डियों में होती हैं। स्टीलेट होता क्या है? यानी कि स्टार लाइक यानी कि स्टीलेट कहाँ पर होती हैं? बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनकी सेल्स का जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव होती है। और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी इज रेड, फुल फॉर्म याद रखना, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, दैट इज आरबीसी एंड देयर शेप इज बाइकॉन्केव। ओके, तो इनकी शेप होती है बाइकॉन्केव। आरबीसी जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी सेल्स, उनको बोलते हैं हम आरबीसी। अब इसके बाद आता है साइज ऑफ सेल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सेल्स का शेप अलग होती है, सेल्स का साइज भी अलग होता है, वो भी उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे कि साइज ऑफ सेल में बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी जो सेल होती है वो माना जाता है ऑस्ट्रिच के एग की होती है। ऑस्ट्रिच क्या है? एक बर्ड है जिसका जो एग होता है उसकी जो सेल होती है सबसे ही लार्ज इन साइज होती है। सो बिगेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं लिखी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ वही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? लार्जेस्ट ओवा होती है। किस में पूछ रही हूँ मैं? फीमेल बॉडी में पूछ रही हूँ। सो लार्जेस्ट सेल इज फीमेल। फीमेल की बॉडी में क्या है? ओवा होती है। लार्जेस्ट सेल इन मेल बॉडी न्यूरॉन्स होते हैं। नेक्स्ट
स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में सबसे छोटी सेल किसकी होती है? आरबीसी की होती है, दैट इज रेड ब्लड सेल। और शेप क्या थी इसकी? बाइकॉनकेव। अब इसके बाद आता है आपका लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन की बॉडी में वो नर्व सेल्स होती हैं। नर्व क्या है? जो एक पूरी तरह से जाल बिछड़ा मतलब जाल है, फैला हुआ है हमारी बॉडी में, एक नेटवर्क लाइक पूरा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम नर्व सेल्स, जो कैसी हैं? लॉन्गेस्ट हैं। अब इसके बाद मैंने ये 3 चीज़ और लिखी हैं, आप इसको अभी चाहे अभी लिख लें और नहीं तो इसके बाद में जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी तब आप लिख सकते हैं। जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन बनती कहाँ पर है? दैट इज़ फॉर्म इन राइबोसोम, ये राइबोसोम में बनती है। नेक्स्ट इज लिपिड सिंथेसिस। लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है? जनरली अगर आपको ऑप्शन दिया हो साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म दे सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है आपका SER। SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको 2 तरह की रेटिकुलम बताई थी कल, एक स्मूथ और एक बताई थी मैंने आपको रफ। तो जो स्मूथ होती है उसमें आपका लिपिड का सिंथेसिस होता है। इसके बाद आता है आपका RNA सिंथेसिस। RNA का जो सिंथेसिस होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, अब इसके बाद मैं आज आपको कुछ माइक्रोस्कोप्स और करा देती हूँ और कल मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल की स्ट्रक्चर बना के कंपोनेंट कराना स्टार्ट कराऊंगी। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अब मैं इसमें माइक्रोस्कोप कराऊंगी। माइक्रोस्कोप में फर्स्ट माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? अब जैसे कि कोई एक बहुत छोटी छोटी थिंग्स हैं, एज लाइक कोई बैक्टीरिया है या कोई एल्गी है, हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमें नॉर्मली अगर हम उसे देखें तो हमें क्लियरली नहीं पता चलेगा कि कौन सी एल्गी है, कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है और क्या नहीं है। तो उसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ गिवन बाय जेंसन, जे जेंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। ओके, और इस माइक्रोस्कोप ये जो माइक्रोस्कोप था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो जे जेंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। और ये जो माइक्रोस्कोप होता है वो इट कैन जूम अप टू, जूम यानी कि वो हमें इतना क्लियर दिखा सकता है, कितना? दैट इज़ 10 टाइम्स, 40 टाइम्स एंड 100 टाइम्स। जो नॉर्मल साइज़ हमें उसे नेक्ड आई से दिख रहा है उससे 10 टाइम्स, 45 टाइम्स एंड 100 टाइम्स। ये जो मैंने इनटू का साइन किया है इसका मतलब है टाइम्स टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है 2 कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस। एंड नेक्स्ट माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट्स मीन जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रो का यूज़ हो रहा है। ये जो दिया था नोल एंड रश्का साइंटिस्ट ने दिया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय नोल एंड रश्का। इट कैन जूम अप टू 1 लाख टाइम। जैसे कि ऊपर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके कंपेयर में ज़्यादा जूम करके हमें दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलकर बना है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें और भी क्लियर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय जर्नाइक। ये साइंटिस्ट थे जर्नाइक, उन्होंने इसके बारे में बताया। और ये किससे मिलकर बना है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना है। ओके, तो आज आपकी ये क्लास यहीं पर ओवर होती है और कल मैं आपको सेल के स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल थी, तो कल मैं वहाँ से कराना स्टार्ट कराऊंगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।